आपके अपने प्यारे से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉस्मिक फॉरम बाय लक्ष्मी नारायण। जैसे आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन नंबर 110 से लेके 120 तक डिस्कस कर लिए थे। चौथे पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 130 को अमेजिंग वे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 121 आपसे क्या कहता है। हमारे पास कोई भी दो सेट दिए, सेट ए में वो सारे एक्स वाई आते हैं सच दैट y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और b हमारे पास वो सारे एक्स वाई है सच दैट y इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे कहते हैं b इज द सबसेट ऑफ a इज द सबसेट ऑफ b, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 एंड a यूनियन b इज इक्वल टू 5। अगर आप लोगों ने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो ये सेट थ्योरी का बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, और हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफिकली करने से विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको इसके ग्राफ बनाने आते हैं तो। ठीक है, जैसा आप लोगों को मालूम है कल भी हमने क्वेश्चन में किया था, ये हमारे पास आया था दिस वाज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश एंड दिस इज ओरिजिन। अगर मैं आपसे बोलूं e की पावर x का ग्राफ बनाइए तो आपको मालूम है e की पावर x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाता है। अगर x की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो y का वैल्यू मेरे पास 1 आ जाता है। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x का ग्राफ। सेकेंड में हमसे क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू x, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है जिसका स्लोप 1 के बराबर है, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इंक्लाइन है। अब आप यहां से आसानी से देख सकते हैं कि सर ये वाली जो कर्व है इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं जो सेट ए में है, और ये वाली कर्व वो है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं जो सेट बी में है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये वाली कर्व कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हम देख सकते हैं A intersection B, A intersection B is equal to 5. This will be the correct answer for this question. ठीक है, इजी क्वेश्चन है अगर आपको ग्राफ अच्छे से आता है तो। y is equal to e की पावर x का ग्राफ ये है, और y is equal to x एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है x एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इंक्लाइन है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, सो a इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 आप लोगों से क्या। क्वेश्चन नंबर 122 था दैट वाज बेस्ड अपॉन गामा एंड बीटा फंक्शन फ्रॉम द एडवांस कैलकुलस। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक था, कभी भी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम आया था। ये वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे अगर आपको ये दो रिजल्ट याद होंगे जो हमने पीले कलर में लिखे हैं। बीटा ऑफ mn दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x रेज़ टू पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज़ टू पावर m प्लस n और dx। फिर आपसे कहता है जो बीटा ऑफ mn है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n फॉर mn ग्रेटर देन 0। मुझे क्या करना है, यू हैव टू फाइंड 0 टू 1 इंटीग्रल x raised to power m minus 1 plus x raised to power n minus 1 dx. This will be equal to 1 plus x raised to power m plus का n into dx, mn greater than 0। इनमें से किसके बराबर होगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस इंटीग्रल को इस वाले इंटीग्रल में चेंज करूंगा। अगर ये वाला इंटीग्रल इस वाले इंटीग्रल में चेंज हो गया तो इसका मतलब ये हमारे पास बीटा ऑफ mn होगा, और जो बीटा ऑफ mn है वो रिजल्ट से बराबर होता है गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n। ठीक है जी, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको देखिए। ये इंटीग्रेशन मेरे पास 0 से इंफिनिटी है, मैंने इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया 0 से लेकर 1 तक x रेज़ टू पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज़ टू पावर m प्लस n, और साथ में dx प्लस में 1 से लेके इंफिनिटी, ये मेरे पास क्या है x की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx। मैंने इसको I1 मान लिया, इसकी वैल्यू मैं थोड़ी देर में रखूंगा इसमें। ठीक है, तो हमने यहां से उठाया I1 मेरे पास बराबर है 1 से लेकर इंफिनिटी x रेज़ टू पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज़ टू पावर m प्लस का n इंटू dx। ठीक है, इसको करने के लिए हमने क्या किया,
हम लोगों ने यहां पे x की जगह पे 1/t सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो dx मेरे पास बराबर आ गया माइनस का 1/t² dt। इसमें पुट कीजिए तो dx का वैल्यू मेरे पास है माइनस का 1/t² dt। ठीक है जी। x की जगह पे क्या लगाया मैंने, x की जगह पे लगाया 1/t रेज टू पावर m-1 डिवाइड में, यहां पे भी सेम आएगा 1 प्लस 1/t रेज टू पावर m प्लस का n। इंटीग्रेशन का लिमिट, जैसे आप x को 1 पुट करेंगे तो t का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जैसे आप x को इंफिनिटी पुट करेंगे तो t का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो जाएगा 1 से 0। आप यहां लगा के देख सकते हो, अगर मैंने x को 1 लगाया तो t 1 हो गया, अगर मैंने x को इंफिनिटी लगाया तो t मेरा 0 को टेंड करेगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है जी। चलिए इसको देखते हैं। माइनस की वजह से इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर में और लोअर लिमिट अपर में, तो हम इसको लिख पाएंगे दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 से 1। इसको इकट्ठा करके लिखो, ये क्या बना 1/t रेज टू पावर m-1 प्लस का 2, t एलसीएम लेंगे तो t रेज टू पावर m+1, और नीचे मेरे पास क्या आएगा t+1 रेज टू पावर m प्लस का n, और साथ में क्या आएगा dt आ जाएगा। ठीक है, t प्लस का 1 और साथ में क्या आएगा m प्लस का n, और साथ में क्या हो गया dt। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास बराबर होगा 0 से लेकर 1 तक। ये कितना हो गया t रेज टू पावर m+1, ऊपर लेके जाइए तो t रेज टू पावर m प्लस का n माइनस का m माइनस का 1 डिवाइड में क्या आएगा t+1 रेज टू पावर m प्लस का n इंटू में dt। तो मैं इसको देख सकता हूं, ये मेरे पास बराबर होगा 0 से 1, t रेज टू पावर कितना आ जाएगा n-1 डिवाइड बाय 1 प्लस t रेज टू पावर m प्लस का n, और साथ में क्या होगा dt। अब हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी मालूम है, इंटीग्रेशन चाहे t का कर लो और इंटीग्रेशन चाहे x का कर लो, एक ही बात है, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास बराबर होगा किसके, 0 से लेके 1 x की पावर n-1 1 प्लस x की पावर m प्लस का n, और साथ में क्या होगा dx। ठीक है, इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेके b ft इंटू dt, कोई फर्क नहीं है। तो भैया इसकी वैल्यू लगा दो, आप यहां से देख सकते हैं, ये हमारे पास बराबर हो गया 0 से लेके 1 x की पावर m-1 डिवाइड बाय 1 की पावर 1 प्लस x की पावर क्या आ गया m प्लस का n। इसकी वैल्यू मैंने पुट किया, ये बन गया 0 से 1 x की पावर n-1 डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर m प्लस का n dx, और यहां पे भी क्या है dx। आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, क्योंकि इन दोनों का लिमिट एक जैसा है, तो ये इंटीग्रल इकट्ठे हो जाएंगे, ये बनेगा 0 से 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 1 प्लस x की पावर m प्लस का n इंटू dx, ऐसा बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास बीटा फंक्शन आया, यहां से स्टार्ट किया था, सो दिस विल बी इक्वल टू बीटा ऑफ mn। ये बीटा फंक्शन हमें दे रखा है, इसका मतलब जो इंटीग्रल में लिखा है वो बीटा फंक्शन है, और रिलेशन मुझे मालूम है, बीटा फंक्शन बराबर होता है गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n फॉर mn ग्रेटर देन 0। तो आप यहां से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। अगर पढ़ा हुआ है तो आपको इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों चारों आर्टिकल हैं हमारी बुक के अंदर। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको वैसे ही समझा दिया थोड़ा सा, बट इसका रिजल्ट भी हम लोगों को डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 आपसे क्या कहता है। 123 फ्रॉम द ग्रुप थ्योरी यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 5। हम लोगों को एक सेट दिया है 0 1 2 3 4 5 एंड द ऑपरेशन इज एडिशन मोडुलो 6। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 5 का ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें ये 3 चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने सामने बोर्ड पे लिखी है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एडिशन मोडुलो 6। मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है 3 और एक एलिमेंट है 5, और आपसे कहते हैं कि आपको इसका एडिशन मोडुलो 6 निकालना है। इसका मतलब है
ए में बी को ऐड कर दो। मैंने 3 में 5 को ऐड किया, कितना आ गया 8। 8 को 6 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचता है 2। तो जो इसका आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 2। वही यहां पे लिखा है द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय n। ठीक है, a में b को ऐड करना है, 6 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। सेकेंडली, किसी भी एक ग्रुप में हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं? आपसे कहते हैं उस सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट पक्का होगा और सिर्फ एक ही होगा, ताकि a का स्टार e से करें, e का स्टार a से करें, तो जो हमारा आंसर है वो a के बराबर होना चाहिए। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें सारे के सारे एलिमेंट 6 से छोटे हैं और इस वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट 0 है। 0 का स्टार मैं किसी भी एलिमेंट से कर लूं या किसी भी एलिमेंट का स्टार मैं 0 से कर लूं, हमेशा मेरा आंसर 0 आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। आप करके देख लो, 0 में 0 को ऐड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 0 में 1 को ऐड करें, 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आएगा। 0 में 2 को ऐड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, 6 से डिवाइड 2 रिमाइंडर आएगा 6 से डिवाइड करके। तो 5 में 0 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर से 5 जाएगा। इसका मतलब जो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तीसरी चीज कि किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब क्या है? आपसे कहते हैं उस सेट में कोई भी एक एलिमेंट a है, उसके लिए एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट a रेज टू पावर m जो हमारे पास है वो e के बराबर आएगा। तो उस m को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। जैसे आपसे मैंने किया 5 रेज टू पावर 1, अब 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, तो ये तो आइडेंटिटी नहीं बना। फिर मैंने आपसे लिखा 5 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 में 5 को ऐड करके 6 से डिवाइड कीजिए, तो 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। इसके बाद 5 रेज टू पावर 3, इसका मतलब क्या है? 5 एडिशन मॉडुलो, और यहां कितना आएगा 5 स्क्वायर आएगा। 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है, वो लगा दो। तो हमने लिखा 5 एडिशन मॉडुलो 6, और ये कितना है 4। 5 में 4 को ऐड किया 9 आ गया, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना होगा? 3 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने निकाला 5 रेज टू पावर 4। आप इसको लिखेंगे 5 प्लस में एडिशन मॉडुलो 6, और ये कितना है 5 रेज टू पावर 3। 5 रेज टू पावर 3 का वैल्यू कितना है? 3 है, इस पे लगा दो 5 एडिशन मॉडुलो 6, ये वैल्यू 3। 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा। 5 रेज टू पावर 5 एडिशन मॉडुलो 6 और 5 रेज टू पावर 4। 5 रेज टू पावर 4 का वैल्यू कितना है 2, इसमें लगा दो 5 एडिशन मॉडुलो 6, यहां पे 2। 5 में 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद है 5 रेज टू पावर 6। जब 5 रेज टू पावर 6 को आप लिखोगे 5 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 5 रेज टू पावर 5, जो 5 रेज टू पावर 5 है इसका आंसर कितना है 1, इसको लगा दीजिए 5 एडिशन मॉडुलो 6, ये कितना है 1। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 5 में 1 को ऐड किया, कितना आ गया 6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो सीधी सी बात है 5 रेज टू पावर 6 करके 0 आ रहा है। 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, मुझे इसका ऑर्डर निकालना था, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है 6। सो द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच a रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 6। सो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 5 दिस विल बी इक्वल टू 6। सो ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, आता नहीं है बट इस पर आ गया, मुश्किल नहीं था, आसान था। अगर पढ़ रखा है तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 आपसे क्या कहता है? जो क्वेश्चन नंबर 124 वाज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, आपसे क्या कहता है? आपसे कहते हैं इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a b c d आर गिवन टू बी रिस्पेक्टिवली 3 5 -3 2 -3 and 1 1 2 3 and 3 5 1। आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या एंगल π/3 है, या एंगल π/6 है। तो आपको मालूम है एंगल कैसे निकलता है? डॉट करके निकलता है। हमें मालूम है, हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि cos थीटा दिस इज ऑलवेज गिवन बाय
ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी, पहले हमें क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से हमने क्या बनाया, वेक्टर बनाया। अब आपको मालूम है वेक्टर कैसे बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो 2 में से हमने 3 को घटाया तो माइनस का आई कैप, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2j कैप, -1 में -3 जाएगा तो हमारे पास बनेगा प्लस का 2k कैप। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने वेक्टर CD निकाला। जैसे आप वेक्टर CD निकालेंगे बिल्कुल सेम तरीके से D में से C के पोजीशन वेक्टर माइनस करने हैं। 3 में से 1 गया 2i कैप, 5 में से 2 जाएगा 3j कैप और 7 में से 3 जाएगा तो 4k कैप। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को AB को CD के साथ डॉट करके देखना है। तो जैसे आप इसको डॉट करेंगे, माइनस का i माइनस का 2j प्लस का 2k, इसका डॉट माइनस का 2i प्लस का 3j और प्लस का 4k। ठीक है, इसका डॉट निकालना है। अब इसका डॉट कैसे निकालते हैं, ये -1 ये -2 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्लस का 2, -2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, -6। सही है जी, -2 को यहां से हमारे पास CD कितना है, 2 है। तो हमने क्या किया, -1 को 2 से किया तो -2, -2 को 3 से किया -6, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा। So this will be -8 plus 8, this will be equal to 0। इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। आपको मालूम है ऐसे दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। क्योंकि मुझे मालूम है अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। बहुत इजी, इससे इजी क्या सवाल मिलेगा आपको पेपर के बीच में। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125 वाज अगेन फ्रॉम द फेमस सेइंग ऑफ मैथमेटिशियंस अबाउट मैथमेटिक्स। हमारे पास मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है जिसका नाम है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपसे पूछा गया था कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस हम लोगों को किसने प्रपोज किया था। तो हम देख सकते हैं इसके ऑप्शन है एडगर डेल, उसके बाद क्या है फ्रॉड और आलपोर्ट और साथ में कौन है, फ्रोबिल। तो इसके बीच में जो ऑप्शन हमारा सही है दैट वाज एडगर डेल। एडगर डेल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कोन ऑफ एक्सपीरियंस को मैथमेटिक्स के अंदर प्रपोज किया था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको मालूम ही है, अगर पढ़ रखा होगा तभी होगा, वरना तो सब लोग तुक्का लगाते हैं और तुक्के में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। समाधान हमने आपको पहले ही बताया था, गूगल में टाइप कीजिए फेमस सेइंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो आपको वहां से कुछ मिलेंगे और उनको आप लर्न करना। वही पेपर में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे होता है वैसे ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 हम लोगों से क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 126 था दैट वाज बेस्ड अपॉन 3D ज्योमेट्री। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, अगर कर रखा होगा तो हो जाएगा, अन्यथा उस समय में बहुत टाइम वेस्ट करता है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आपसे कहते हैं ए प्लेन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट ABC। एक प्लेन है वो ABC से पास करता है एंड कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ABC। कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर टच कर रहा है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ABC विल बी इक्वल टू। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। स्फीयर है, ओरिजिन से पास कर रहा है, उसके सेंटर का लोकस बताना है। तो लोकस वाली प्रॉब्लम है, आपको मालूम है जब हम लोगों को किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना है तो हम लोगों ने उसको अल्फा बीटा गामा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, सारा कुछ हो जाने के बाद इसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे लोकस निकालने के लिए। ये सही है। अब जो स्फीयर है वो 0 0 0 से पास भी कर रहा है। अगर 0 0 से पास करता है तो रेडियस पता लग जाएगा, सेंटर हमें मालूम ही है। तो हम यहां से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर होगा स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, बोलो। आप इसको लिखोगे x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस में y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस में z माइनस गामा स्क्वायर, है ना। जैसे आपको सर्कल में हल्का फुल्का मालूम होगा, ये सेंटर है, यहां से पास कर रहा है ना, ये अल्फा बीटा गामा और ये 0 0 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका रेडियस किसके बराबर होगा, इसका रेडियस बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट और सारे का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा।
इससे ये कैंसिल हो गया। स्क्वायर ओपन कीजिए, स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ऐसे यहां पे जेड स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का 2z गामा बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा गामा स्क्वायर। आप देख सकते हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपसे क्या कहता है, जो स्फीयर है वो कहां से पास करता है? स्फीयर पास करता है ए से, बी से और सी से। ए बी सी क्या है? वो पॉइंट है जहां पे प्लेन एक्स एक्सिस को काटता है। इसका मतलब ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0, जेड कोऑर्डिनेट भी 0। तो आपने क्या लिखा, अगर मैं ए पॉइंट निकालना चाहता हूं तो ए पॉइंट के लिए वाई भी 0, जेड भी 0। मैंने वाई को भी 0 कर दिया, जेड को भी 0 कर दिया, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स, दिस विल बी 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अल्फा विल बी 0। तो या तो एक्स का वैल्यू 0 होगा या फिर 2 अल्फा। अब आपको मालूम है 0 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ए पॉइंट क्या है तो आप बोलेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 अल्फा 0 एंड 0। ठीक है, इसी तरीके से हमने आपसे बोला आप बी निकालिए। बी क्या है? वाई एक्सिस पे काटता है, तो वाई एक्सिस का मतलब है एक्स 0 जेड 0। जब आप इसके बीच में लगाएंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा गामा विल बी 0। तो जब आप यहां से निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0 और 2 बीटा, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब b पॉइंट आएगा 0 2 बीटा एंड 0। सही है। उसके बाद c पॉइंट के लिए, c वो पॉइंट है जहां पर प्लेन z एक्सिस को काटता है। इसका मतलब z एक्सिस पे लाई करता है, x भी 0 y भी 0। तो x की जगह 0, y की जगह 0। z वाला देखिए भाई क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 2z गामा दिस विल बी 0। तो z बराबर आएगा 0 के या 2 गामा, नहीं हो सकता। तो c बराबर आ गया 0 0 और 2 गामा। इसका मतलब मेरे को x इंटरसेप्ट भी पता लग गया, y भी पता लग गया और z भी पता लग गया। अगर मैं आपसे बोलूं प्लेन की इक्वेशन लिखो तो लिख सकते हैं, क्या होती है बताओ? प्लेन का इक्वेशन होता है x बाय a, y बाय b और z बाय c, दिस विल बी इक्वल टू 1। ऐसे ही है ना। ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई, क्योंकि मुझे मालूम है प्लेन की इक्वेशन मेरे पास बराबर होती है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1। अब हमें एक चीज और दिया बढ़िया, वो क्या है कि जो ये प्लेन है वो एक फिक्स पॉइंट a b से पास कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जहां से पास करेगा उस प्लेन की इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर दो, ये पास कर रहा है ए बी सी से, इसमें पुट कर दो, क्या बनेगा? a बाय 2 अल्फा, b बाय 2 बीटा, c बाय 2 गामा, दिस विल बी इक्वल टू 1। सही है जी। तो सारा सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। फिर मैंने आपको सिखाया था अगर मुझे लोकस निकालना है तो लोकस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा? a बाय 2x, b बाय 2y, c बाय 2z इक्वल टू 1। अब दो को एलसीएम लेके राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्या बन जाएगा? a बाय x, b बाय y, c बाय z, दिस विल बी इक्वल टू 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर which passes through the point OABC। तो ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डायग्राम से अगर देखें तो थोड़ा सही नहीं देख पाएंगे क्योंकि 3D है, ऐसा कुछ था। ये प्लेन इसको यहां से काट रहा है, ये O, ये B और ये क्या है C। तो एक स्फीयर जो है इन चारों पॉइंट से पास कर रहा था, हमें उसके सेंटर का लोकस बताना था। सेंटर को मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराई, लास्ट में लोकस निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, कर रखा था पहले तो हो जाएगा, ऑन द स्पॉट सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 आप लोगों से क्या। क्वेश्चन नंबर 127 था, दैट वाज बेस्ड अपॉन एरिया अंडर द कर्व। मुश्किल नहीं था, इजी था। देखते हैं आपसे क्या कहता है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब एंड y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ग्राफ थोड़ा सही तरीके से प्लॉट कर ले
ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपसे क्या कहता है, मेरे पास लिखा है वाई स्क्वायर बराबर है एक्स क्यूब के, और लाइन मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x। इसका तो मुझे मालूम है, कांस्टेंट इसके बीच में नहीं है, तो सीधी सी बात है एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, आप इसको देखिए, इस वाली कर्व को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो देखने से मुझे समझ में आता है कि सर मैं इस कर्व में x को नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो भैया बताओ क्यों नहीं हो सकता? अगर x नेगेटिव हो गया तो x का क्यूब भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। x का क्यूब नेगेटिव आने का मतलब y स्क्वायर नेगेटिव आएगा। y स्क्वायर नेगेटिव कभी होता नहीं, क्योंकि y रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है। इसका मतलब x नेगेटिव तो होगा नहीं। इस तरह जो भी वैल्यूज पुट करूंगा मैं यहां पुट करूंगा। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू मेरे पास 0 आ गया। अगर मैंने x को 1 पुट किया तो y का वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस बना देगा। तो कहने का मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ किसका है? ये हमारे पास ग्राफ है y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। इधर नहीं आएगा इसका ग्राफ। ठीक है जी, फिर आपसे क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी। ये हमारे पास क्या है? ये y इज इक्वल टू 2x है। मुझे इसका एरिया बाउंड निकालना है। इसका एरिया बाउंड क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो जिसको मैं अब शेड कराऊं ये मेरा एरिया बाउंड है। एरिया बाउंड निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सॉल्व कीजिए। हम इसको मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, तो ए के लिए सबसे पहले हमने ए पॉइंट निकाला। ए के लिए y की वैल्यू को 2x लगा दीजिए, क्या बनेगा? 2x का होल स्क्वायर, दिस विल बी x क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4x का स्क्वायर, दिस विल बी x क्यूब। और इसको मैंने अगर कैंसिल किया तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा। तो 0 पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, 0 0। यहां पे x का वैल्यू 4 है, अगर x का वैल्यू 4 लगा देंगे तो y हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि सर y मेरे पास 2 into 4 8 होगा। तो अब एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालना बहुत ही सरल है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। ऊपर कौन है? लाइन। तो हमने क्या किया? 0 से 4 तक लाइन माइनस में 0 से लेके 4 तक किसका निकालेंगे? पैराबोला का। कहने का मतलब है अगर मैं उस सारे में से इस वाले पोर्शन को हटा दूं तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये किसका है? 0 से लेके 4 तक। कौन से वाली कर्व का? y ऑफ सेकेंड कर्व, और साथ में क्या आएगा? dx। तो आप इसको लिख सकते हैं एरिया 0 से लेके 4। y जो लाइन है वहां से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 2x। और जब आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे इस वाली कर्व से, कहां है? ये रहा। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो x रेज़ टू पावर 3/2। तो ये बन गया x रेज़ टू पावर 3/2, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो 2x का इंटीग्रेशन आएगा 2x स्क्वायर बाय 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 5/2, दिस विल बी 5/2। और इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेके 4 तक आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके बीच में पुट कर दो। 4 का होल स्क्वायर माइनस में 2/5 और 4 की पावर 5/2। 0 रखने का फायदा नहीं है क्योंकि 0 से तो 0 ही होगा। दिस विल बी 16 माइनस में 2/5। इसको मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 5/2। कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आएगा? 16 माइनस 32 को 2 से करेंगे 64/5। हमने इसका एलसीएम लिया 5। दिस विल बी 80 माइनस 64। 80 में से 64 जाएगा तो हम देख सकते हैं 16/5। तो 16/5 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो हमारा आंसर आएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी था, दिस वाज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, अगर ग्राफ अच्छे से प्लॉट हो गया तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, देखते हैं आप लोगों से क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 128 था, दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस। बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिंपल डेफिनेशन आना चाहिए, बिल्कुल आसान सी चीज है। देखिए सामने आपसे कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो आपको अच्छे से मालूम है जब हम a क्रॉस b निकालते हैं ये बराबर है
मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप। जब आपसे ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी के साथ क्या किया है? डॉट किया है। जब हम डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। और यहां भी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इनके मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप का डॉट होगा एन कैप के साथ। तो आपको अच्छे से मालूम है किसी भी यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ सेम यूनिट वेक्टर का डॉट करें तो इसका आंसर कितना है? 1। सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और साथ में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन दिख रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बीच में मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे मालूम है जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमें अच्छे से मालूम है, ये हमारे पास a डॉट बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि a डॉट बी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। तो आप यहां से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। ये मुझे ऐसे ही करके दिखाना पड़ा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को किसी भी सेम वेक्टर से डॉट करूंगा तो हमेशा मुझे उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 आपसे क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 129 था दैट वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस इन द सीरीज। टिपिकल क्वेश्चन है, टाइम बिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सोचना, पहले कर रखा हो तभी इसी तरह का सवाल हो पाता है। शॉर्टकट भी है लेकिन शॉर्टकट में भी उतना ही समय लग जाता है जितना ओरिजिनल में लगता है। मैं आपको दोनों मेथड कराता हूं। देखिए आपसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 129, आपसे कहता है एबीसी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं व्हिच आर इन जीपी। सबसे पहले आपसे क्या बोलता है? ए बी सी जीपी में, तो आपको अच्छे से मालूम है जीपी में है तो a2 बाई a1 और a2 बाई a3 सेम होगा। अगर ये सेम है तो b स्क्वायर ac के बराबर होगा, b की वैल्यू आ जाएगी रूट a और रूट c। फिर आपसे क्या कहते हैं? हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है dx स्क्वायर प्लस का 2ex प्लस का f दिस विल बी इक्वल टू 0, और ये मेरे पास क्या है? a स्क्वायर प्लस का 2bx और प्लस का c दिस विल बी इक्वल टू 0। दो भूल गया था, दो लगा लेना। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट है, इसके भी दो रूट है। आपसे कहता है दोनों में से एक रूट क्या है? कॉमन है। ठीक है जी, कॉमन का मतलब जो इसका रूट होगा वही सेम टू सेम इस इक्वेशन का भी रूट होगा। तो कैसे करेंगे? देखो, हमने b की वैल्यू को इससे सब्स्टिट्यूट किया। जैसे आप b की वैल्यू को उठा के इसके बीच में लगाएंगे, ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस का 2a रूट c रूट x प्लस का c दिस विल बी 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मुझे दिखता है ये बनेगा रूट ax का होल स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई रूट ax बन जाएगा और इंटू में रूट c, और ये मेरे पास क्या आएगा? रूट c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ax प्लस में रूट c इस सारे का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 0 के। जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे आप यहां से देख सकते हैं ये हमारे पास 0 के बराबर आएगा, और जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का रूट c अपॉन रूट a आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट सेम है, दैट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन रूट a माइनस c अपॉन रूट a। आप देख भी लो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, इसलिए इसके दो रूट होंगे और दोनों ही सेम होंगे। उसने क्या बोला? जो रूट है एक इसके साथ कॉमन है, इसका मतलब जो ये निकला ये इस इक्वेशन का रूट है। अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इसको बीच में पुट कर दो, d इसको हमने लिखा माइनस का रूट c अपॉन रूट a इस सारे का होल स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई e, और साथ में क्या आएगा? माइनस का रूट c बाय रूट a इंटू में e प्लस का f
दिस विल बी इक्वल टू 0। ऐसा बन जाएगा, क्योंकि जब हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट निकलेगा। रूट जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका स्क्वायर कीजिए, क्या बनेगा, ये मेरे पास आएगा d, इसको मैंने लिखा c, रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, c बाय a आ जाएगा। इसको मैंने लिखा माइनस का 2 रूट c बाय रूट a e प्लस का f, दिस विल बी इक्वल टू 0। सही है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे यहां पे d बाय a चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे क्या फालतू है, c से डिवाइड कर दो। जैसे आपने c से डिवाइड किया, ये क्या बनेगा, d बाय a माइनस का 2c रूट e बाय रूट a, और यहां क्या आएगा c, और इसको मैंने लिखा f बाय c, दिस विल बी इक्वल टू 0। ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। इस वाले रूट c से ये वाला c कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, रूट c आ जाएगा। इसको मैंने लिखा d बाय a प्लस का f बाय c, इसको ले जाओ उधर, ये बन जाएगा 2e अपॉन रूट a इंटू में रूट c। अब आपको मालूम है जो रूट a इंटू रूट c था वो किसके बराबर था, b के, तो हमने इसके यहां पे लगा दिया, दिस विल बी 2e अपॉन b। ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया d बाय a प्लस का f बाय c, दिस विल बी 2 टाइम्स e बाय b। एक e बाय b को इधर ले आओ तो क्या बन गया, d बाय a माइनस e बाय b, दिस विल बी इक्वल टू e बाय b माइनस f बाय c। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है, d अपॉन a e अपॉन b f अपॉन c, these are in AP। ये हमारे पास किस में होगा, AP में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज d बाय a e बाय b और f बाय c हमारे पास किस में है, AP में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका एक शॉर्टकट मेथड, मान लो हमें एकदम से समझ में नहीं आता है तो उसको लगा के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं उसको कैसे करना। एकदम से वो वाला मेथड हम लोगों को याद में नहीं आता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से ABC का वैल्यू चूज कर सकते हैं। उसने हमसे क्या बोला, ABC GP में है। सबसे सिंपल, GP में अगर मैं नंबर लिखना चाहूं 1, 2 और 4, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 4, इसको पुट कीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, दिस विल बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब 1x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, दिस विल बी 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आप यहां से साफ देख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 2 0 के बराबर बन रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट निकलेंगे, दोनों के दोनों -2 होंगे। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, dx स्क्वायर प्लस का 2ex प्लस में f इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू को -2 लगाओ, जैसे -2 लगाएंगे ये बनेगा 4d माइनस का 4e और प्लस का f, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब आप यहां पे d e f की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है। जैसे मैंने d को 2 लगा दिया, f को 3 लगा दिया, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। तो आप e की जहां पे लगाइए 3, तो 12 माइनस 12 क्या होगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 4 और e की वैल्यू 3, इसको सेटिस्फाई करिए। अब हमारे पास एक्सप्रेशन में पूछा क्या है, d बाई a, तो d बाई a का मतलब है 2 बाई 1। फिर क्या पूछा है, e बाई b, e कितना है 3 और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2। उससे आगे है कुछ है f बाई c, f मेरे पास क्या है, f मेरे पास 4 है और c मेरे पास कितना है, c भी मेरे पास 4 है। इसको कैंसिल किया 1 आ गया। आपसे कहते हैं चेक करके बताओ AP में, GP में, HP में किस में। जैसे मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला 3/2 माइनस 2/1, तो आप देख सकते हैं -1/2। इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 1 माइनस 3/2, अगेन यू आर गेटिंग इट टू बी -1/2। कहने का मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये सारे नंबर किस में है, AP में है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टेक्निक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 हम लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 130 था, दैट वाज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग किसी भी चीज को 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं
विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं, देन वी यूज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन क्या कहता है? एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक बैग है, इस बैग के अंदर हमारे पास 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। हमने 2 बॉलें निकाली है यहां से। आपसे क्या कहते हैं? 2 balls are drawn 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहां से 2 बॉलें निकाली है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। आपसे कहता है दोनों की दोनों क्या आनी चाहिए? ब्लैक। B1 एंड B2 दोनों की दोनों ब्लैक आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है B1 इंटरसेक्शन B2। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बॉल ब्लैक निकालिए, मल्टीप्लाई बाय दूसरी भी ब्लैक आनी चाहिए, जबकि पहली ब्लैक आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला? पहले वाली बॉल ब्लैक आई, मल्टीप्लाई करके दूसरी भी ब्लैक आई जब पहली ब्लैक आ चुकी है। यहां पे ब्लैक बॉल कितनी है? 10 और टोटल कितनी है? 15। तो ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 10/50। एक ब्लैक बॉल हट गया, साइड में रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसका लग कितना रह गया? 9। और अब टोटल कितना हो गया? 14। तो इसका लग सेकेंड वाली ब्लैक बॉल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 9/14। इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 2 10 और 5 3 कितना आएगा? 15 आएगा। इसको मैंने कैंसिल किया तो 2 7 14, 3 3 9। तो आप यहां से देख सकते हैं जो 3/7 आएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में आपको समझाए वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टेक्निक्स आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। रेड कलर का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और अच्छे से मेहनत करते रहिए।